वेलकम बैक बच्चों इन दिस लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। पिछली क्लास में हमने फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। हैबिट और हैबिटेट, बॉडी की मॉर्फोलॉजी, उनमें किस तरह से सेगमेंटेशन है, नाम एनिलिडा क्यों पड़ा, उनके डिफरेंट सिस्टम डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, स्केलेटन, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात किया हमने। और आप देख सकते हो कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट अभी हमारे सामने यहाँ है। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। पिछले जो सालों में 2-3 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि विच एनिमल्स हैव पैरापोडिया। तो हमें ध्यान रखना है कि एनिलिडा में जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जो फ्री स्विमिंग फॉर्म्स हैं, जैसे नेरीज़ है जो पानी में रहते हैं, उनमें पैरापोडिया होंगे। लेकिन अर्थवर्म जैसे एनिमल्स जो हैं जो ज़मीन पर रहते हैं सॉइल में, तो दे डोंट नीड पैरापोडिया। लोकोमोशन इन अर्थवर्म टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। बट ये एक तो पैरापोडिया वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि ये जो हमारे सामने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रखा हुआ क्वेश्चन है कि एनिलिडा में एनिमल्स जो हैं हर्मेफ्रोडाइट हैं, यूनिसेक्सुअल है या बाईसेक्सुअल है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हो कि जो नेरीज़ है वो यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस आर सेपरेट, और जो अर्थवर्म और लीचेज हैं दे आर बाईसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट्स होती है, मोनोएशियस होती है। तो ये आए हुए क्वेश्चन से आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। कोई भी जो आप लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं, हम आज इनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फाइलम एनिलिडा है बच्चों, इस फाइलम एनिलिडा को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 क्लासेस। जो पहली क्लास है वो है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा। दूसरी जो क्लास है वो है ओलिगोकीटा। तीसरी जो क्लास है हमारे पास वो हिरुडीनिया। हिरुडीनिया। और जो 4th क्लास है वो आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ ये 4 क्लासेस हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है वैसे मेनली सीटे के ऊपर बेस्ड है। जो पॉलीकीटा के मेंबर्स हैं, जो नेरीज इसी में आएगा, इनके पास पैरापोडिया तो होते ही हैं, लेकिन पैरापोडिया के साथ इनमें खूब सारे पैरापोडिया के ऊपर सीटे भी होते हैं। तो ये जो पॉली का मतलब बहुत सारा, और जो कीटा है वो कीटे वर्ड सीटे से आया है। तो पॉलीकीटा में दे हैव न्यूमेरस न्यूमेरस सीटे। न्यूमेरस सीटे। और जो ओलिगोकीटा के मेंबर्स हैं, इसमें अर्थवर्म आएगा, इनके पास सीटें कंपैरेटिवली कम होते हैं। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो दे हैव फ्यू सीटें। हिरुडीनिया में बच्चों सारी जितनी भी लीचेज है वो आएगी, एंड दे डू नॉट हैव सीटें। तो इनमें हिरुडीनिया के जो मेंबर्स हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कि सीटें एब्सेंट है। और जो आर्की एनिलिडा हमारे पास चौथी क्लास है, इनके पास भी सीटें नहीं है, दे ऑल्सो डू नॉट हैव सीटें। तो एक तो ये है। हम क्लासिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा, ये ओलिगोकीटा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओलिगोकीटा। तो क्लासिफिकेशन पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो एग्जाम्पल्स पर ही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। पॉलीकीटा में जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करें। पहला एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है वो नेरीज़ है बच्चों, जो हम पहले 2 बार देख चुके हैं कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल इनमें डिफरेंट है, एंड दे हैव पैरापोडिया। नेरीज़ का जो कॉमन नेम है बच्चों वो सैंड वर्म है, क्योंकि समुद्र में जो सैंड है वहाँ ये बरो बना के रहते हैं, इसलिए हम इसे सैंड वर्म भी कहते हैं। नेरीज़ के अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल हमको यहाँ लेना है वो एफ्रोडाइट होगा। एफ्रोडाइट। और बच्चों एफ्रोडाइट का जो कॉमन नेम है वो है सी माउस। करेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ और लेंगे, एक है एरेनिकोला। एरेनिकोला। और बच्चों एरेनिकोला का जो कॉमन नेम है वो है लगवर्म। करेक्ट।
और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस, और इसे हम पेडल वर्म कहते हैं, क्योंकि इसके जो पैरापोडिया हैं काफ़ी वाइड ऐसे पेडल जैसे पैरापोडिया होते हैं, तो इसे हम पेडल वर्म कहते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास पॉलीकीटा से हैं। आप ज़्यादा नहीं याद रख पाएँ तो एटलीस्ट ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने ही रखने हैं, नेरीज और एफ्रोडाइट, सैंड वर्म और सी माउस। ओलिगोकीटा में बहुत ही कम एग्जाम्पल्स हैं, आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जितने भी अर्थ वर्म्स हैं वो आएंगे, और जो इंडिया में जो कॉमन अर्थ वर्म है उसका नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। तो साइंटिफिक नेम आपको याद करना ही है बच्चों, फेरेटिमा पोस्थुमा। मैं यही लिख देता हूँ, फेरेटिमा पोस्थुमा। तो ये बच्चों आपका जो कॉमन बारिश में हमको दिखाई देता है वो अर्थवर्म है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, फेरेटिमा पोस्थुमा। मैं कॉमन नेम लिख लेता हूँ इसका, ये हमारा अर्थवर्म है ना। इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉइल में बरो बनाता है, और उससे उन बरोज से हवा जो है ज़मीन के अंदर तक एंटर करती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स को अच्छी खासी एयर मिलती है उससे, और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। और न सिर्फ ये एरेशन करता है सॉइल का, इसके साथ साथ इसकी जो कास्टिंग्स होती है उससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन अर्थवर्म कहते हैं हम इसको। और तीसरा, अब हम आ जाते हैं बच्चों हिरुडिनेरिया पर आ जाते हैं, सॉरी हिरुडीनिया पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, और कम टू दिस पार्ट ऑफ। अब आते हैं हम हिरुडीनिया। इसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी की सारी लीचेज आएगी बच्चों, तो ऑल लीचेज आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। दूसरा, हमको कुछ पॉइंट लीचेस के बारे में ध्यान रखना है कि दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट। जैसे मैंने अर्थवर्म के बारे में बताया था, उसमें 100 हो सकते हैं, 110 या 120, इन थोड़े बहुत ऊपर नीचे सेगमेंट्स हो सकते हैं। हिरुडीनिया में जितनी भी ये लीचेस जितनी भी होगी, दे ऑल हैव 33 सेगमेंट्स। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, करेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हिरुडीनिया से लीचेस से ये बनता है बच्चों कि हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी जो सिलोम होती है, जो बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस है, उस सिलोम का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड बोट्रियोइडल टिश्यू। तो ये क्वेश्चन भी आता है, बोट्रियोइडल टिश्यू। और इसके बुक्स में 2 फंक्शंस बताए गए हैं बोट्रियोइडल टिश्यू के, तो आपको दोनों का ही ध्यान रखना है। ये स्टोरेज का फंक्शन भी करता है, जस्ट लाइक फैटी एडिपोज टिश्यू जैसे हमारी बॉडी में होता है उस तरह से, और इट ऑल्सो हैव गॉट सम एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तो ऑप्शन में अगर स्टोरेज आए तो स्टोरेज कर देना है, एक्सक्रीटरी आए एक्सक्रीटरी कर देना है, दोनों आ जाए तो आप, और उसमें ऑप्शन हो कि बोथ ऑफ दिस, तो आप स्टोरेज एक्सक्रीटरी दोनों कर सकते हो। और अदरवाइज आप इसको एक्सक्रीटरी को प्रेफरेंस दे दें। अगर दोनों आ जाएं और दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है तो एक्सक्रीटरी को आप प्रेफरेंस देंगे। तो इस स्पेशल टिश्यू का क्या नाम है बच्चों, एक बोट्रियोइडल टिश्यू ये प्रेजेंट है, आपको इसमें ध्यान रखना है। देन लीचेस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये रहता है कि जैसा कि एनिलिडा में मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। हमने अर्थवर्म का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा था कि उसमें ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, कैपिलरीज है, सब कुछ होता है। लेकिन लीचेज में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो आपको ध्यान रखना है ओपन टाइप का, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि एनिलिडा में किस तरह का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो एनिलिडा में इन जनरल क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास, और दे हैव गॉट ए हीमोसिलोमिक सिस्टम। हीमोसिलोमिक कैविटी है इनमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हीमोसिलोमिक कैविटी होती है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है आपका, हीमोसिलोमिक कैविटी होता है पूरा, उस तरह से उनमें सिस्टम है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको लीचेस के बारे में ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिस तरह से लीच किसी उसका जो होस्ट होगा उसको काटती है और उसका खून पीना शुरू करती है, तो बच्चों ब्लड की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है बॉडी से तो जल्दी से क्लॉट होने लगता है वो,
और अगर ऐसे में जैसे ही किसी लीच ने किसी पर्सन को बाइट किया और उसका खून पीना शुरू किया, सक करना शुरू किया, और अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो फिर वो लीच जो होगी उस ब्लड को पूरा अपना मील कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ऐसे में इनकी जो सलाइवा होती है लीचेस की, उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हम हीरोडीन कहते हैं, हीरोडीन, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता है। इट फंक्शन एज एन एंटी कोएगुलेंट विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, हीरोडीन। तो ये भी लीचेस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हीरोडीन। व्हाट इज हीरोडीन? अ केमिकल present in the saliva of leeches, ठीक है। it is an anticoagulant, इट इज़ एन एंटीकोएगुलेंट। व्हाट इज़ एंटीकोएगुलेंट? एक कोई भी केमिकल जो एंटीकोएगुलेंट इन द सेंस कि जो ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज़ एन एंटीकोएगुलेंट मीन्स इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। करेक्ट बच्चों? तो ये हीरोडीन जो है आपको ध्यान रखना है, एंटीकोएगुलेंट है, ये इसको हमको हाईलाइट करके रखना पड़ेगा। हीरोडीन इज़ एन एंटीकोएगुलेंट। इसके अलावा मैं यहीं पर आपको कुछ और एंटीकोएगुलेंट के नाम भी बता दूं कि मॉस्किटोज़ जो होती है, फीमेल मॉस्किटोज़, है ना, तो उनकी सलाइवा में भी एक इसी तरह का एंटीकोएगुलेंट होता है, लेकिन हम उसे नाम देते हैं एनोफिलीन। एनोफिलीन ये मॉस्किटोज में होता है, एनोफिलीन नाम का एंटीकोएगुलेंट। और हमारी बॉडी में भी एक एंटीकोएगुलेंट होता है, ह्यूमंस में, हमारे ब्लड में होता है। क्योंकि ब्लड की ये टेंडेंसी है बच्चों की, अगर वो पड़ा रहे, उसका फ्लो थोड़ा धीरे हो जाए, तो ऐसे में वो ऑटोमेटिकली क्लॉट हो जाता है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी बॉडी में हमारा ही ब्लड क्लॉट हो जाए, तो अंदर जो है हमारे आर्टरीज, कैपिलरीज हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे और एक बड़ी सीवियर कंडीशन बन जाती है। तो एक बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे ब्लड के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम हिपेरिन कहते हैं, हिपेरिन। तो जो हिपेरिन है ये भी एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है, ह्यूमंस में होता है। एंड हिपेरिन ये तो आता ही आता है एग्जाम में। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बच्चों आगे जब मैं टिश्यू पढ़ाऊँगा तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें, मैंने आपको यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के एंटीकोएगुलेंट के नाम बता दिए हैं। एक एनोफिलिन मॉस्किटोज़ में होता है, और एक मैंने आपको बताया हिपेरिन जो ह्यूमन के ब्लड में होता है, और एक मैंने आपको बता दिया हीरोडीन जो लीचेस की सलाइवा में होता है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम कि हीरोडीनिया में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। मोस्टली बेटा इसमें जो बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल है वो हो जाएगी हमारी जो कैटल लीच होती है, हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया इसका 2 कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं, या फिर हम इसे इंडियन कैटल लीच भी कहते हैं, इंडियन कैटल लीच भी कहते हैं। हीरोडिनेरिया इसका नाम है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्लास का नाम हीरोडिनिया है और उसका जो मेंबर है उसका नाम हीरोडिनेरिया है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दूँ, हीरोडो मेडिसिनलिस। ये बच्चों मेडिसिनल लीच है जो यूरोपियन लीच है बेसिकली, और अब काफ़ी जो है इसका काउंट वहाँ कम हो गया है, इसकी एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुकी है हीरोडो मेडिसिनलिस। तो जब तक ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो अगर किसी पर्सन को बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाए, जैसे हमारे कई बार होता है बच्चों, चोट लगती है तो खून हमारा काला काला पड़ जाता है अंदर ही अंदर, तो उस तरह का जो गंदा खून है उसको बाहर निकालने के लिए आजकल तो हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं, उसको पियर्स करके और हम खींच लेते हैं सक्शन से, इंजेक्शन की हेल्प से। लेकिन पुराने ज़माने में अगर किसी को इस तरह की कंडीशंस हो जाती थी, पर्टिकुलरली यूरोप में इस लीच को काम में लेते थे,
तो जहाँ पर भी इस तरह का क्लॉट बना हुआ है या खून जो है ख़राब हो गया है, तो धीरे से उस लीच को वहाँ चिपका देते हैं और वो अपने जॉज, इनमें छोटे छोटे बड़े ही शार्प जॉज होते हैं, उनकी हेल्प से पियर्स करके अंदर से सारा खून जो है वो बाहर निकाल लेते थे। तो पर्टिकुलरली इसको वो रियरिंग करते थे, इसको है ना, पालते थे, हिरुडिनेरिया हिरुडो मेडिसिनलिस को। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं हिरुडो मेडिसिनलिस या मेडिसिनल, इसका जो है मेडिसिनल यूजेस थे, दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन द नेम हिरुडो मेडिसिनलिस। इंडिया में भी आयुर्वेदिक सिस्टम में कई सारी लीचेस के बारे में यहाँ जो है उनका सिस्टम में यूज़ करते हैं हम लीचेस को। एनीवे बच्चों, 2 एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत हो जाएंगे और इससे ज़्यादा कोई एग्जाम्पल लाने की आप हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है। एक हिरुडिनेरिया और एक हिरुडो मेडिसिनलिस ले लें आप। देन वी कम टू द लास्ट क्लास जो है हमारे पास यहाँ, आर्की एनिलिडा। और आर्की एनिलिडा में हमको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लर्न करना है और वो एग्जाम्पल है पॉलीगोर्डियस। पॉलीगोर्डियस, करेक्ट बच्चों। और इसकी एक खासियत है बच्चों पॉलीगोर्डियस की, कि इसे हम लिविंग फॉसिल मानते हैं, लिविंग फॉसिल मानते हैं। तो ये एक नया वर्ड आपके लिए बायोलॉजी में पहली बार आया है। फॉसिल्स क्या होते हैं वो आपको पता होगा, कि जो पास्ट एनिमल्स होते हैं, हज़ारों साल पुराने जो एनिमल्स होते हैं, और ज़मीन में उनके जो रिमेनेंट्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं और उनकी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है, बॉडी का मिनरलाइजेशन हो जाता है और वो पूरा का पूरा शेप उसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कई तरह के फॉसिल्स होते हैं, कई बार बिल्कुल फ्रोजन फॉसिल्स भी होते हैं, जैसे कि हमने साइबेरिया में आपने सुना होगा एक मैमथ एलिफेंट जैसा बड़ा सा एनिमल था, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन वो जब मरा था हज़ारों सालों पहले, तो बर्फ़ में तब से लेकर आज तक उसकी बॉडी वैसे ही प्रिजर्व हो गई। वो अलग तरह के फॉसिल्स होते हैं। आपको जब आपको जब आगे की क्लासेस में हम इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो उन इवोल्यूशंस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स आपको उस समय पढ़ाए जाएंगे। अभी आप जस्ट ये मान के चलें कि जो रिमेनेंट्स होते हैं पास्ट एनिमल्स के, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, और वो सारे मरे हुए एनिमल्स के होते हैं बॉडी पार्ट्स। लेकिन ये जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ आज, एक नया वर्ड है हमारे सामने, ये है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल बच्चों किसको कहेंगे? अगर एनिमल लिविंग है तो फिर फॉसिल क्यों है? मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है कि जब उनका ओरिजिन होता है, जब वो इवॉल्व होती है, तो एक बार जब वो इवॉल्व हो जाए तो उसके बाद उनमें फर्दर चेंजेस होने बंद हो जाते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आते हैं, और हज़ारों लाखों साल निकल जाने के बाद भी वो आज भी उसी फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि उस समय की उसकी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती है वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाए, या फिर वो दूसरी नई फॉर्म में इवॉल्व हो जाए, यानी कि उनके टाइम की एक भी स्पीशीज़ हमें नहीं मिले और वो उस समय की तब से लेकर आज तक उसी फॉर्म में प्रेजेंट मिले, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं हम उन्हें लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। मैं आपको एक बार लिविंग फॉसिल की यहाँ डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ, व्हाट आर लिविंग फॉसिल्स। और आपको ध्यान रखना है, लिविंग फॉसिल्स की डेफिनेशन को याद रखना है। एन ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ रिमेन unchanged means it has not gone through any evolutionary process, unchanged from earlier geologic time, and whose close relatives are extinct। ये एक फंडामेंटल क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया रहेगा कि एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ रिमेन अनचेंज फ्रॉम अर्लियर जियोलॉजिक टाइम, जब से उसका इवोल्यूशन हुआ है, जब से वो एनिमल बना है, तब से लेकर आज तक उसमें कोई नए चेंजेस नहीं आए। यानी कि अगर कोई स्पीशीज़ 25 लाख साल पहले इवॉल्व हुई है और उस समय वो मर भी गया होगा और उसका फॉसिल हमें आज मिले,
तो वो फॉसिल और वो एनिमल अगर आज लिविंग है तो हम उस लिविंग एनिमल को और उसके फॉसिल को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस एनिमल में तो तब से लेकर आज तक कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस आए ही नहीं है. द एनिमल्स विच हैज़ नॉट गॉन थ्रू एनी इवोल्यूशनरी चेंजेस since their evolution, and they're all closely relative species has gone extinct. तो ऐसे एनिमल्स को हम लिविंग फॉसिल्स कहेंगे. इज दैट क्लियर बच्चों? तो ऐसा ही एक एग्जांपल हमारे पास पॉलीगोर्डियस है जो कि एक तरह का लिविंग फॉसिल्स है. ये ध्यान रखना है आपको. प्लस बच्चों इसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स तो एनिलिडा के हैं, पर इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मोलस्का के भी हैं. कि जैसे इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एब्सेंट है, बाहर से ये बिल्कुल अनसेगमेंटेड दिखाई देगा, क्लियरली सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देता है, सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन ही दिखाई देता है. तो इस वजह से हम, और ये भी माना जाता है कि जो मोलस्कन्स हैं उनका इवोल्यूशन पॉलीगोर्डियस जैसे इनसे या इनसे इनके रिलेटेड जो दूसरी स्पीशीज़ है उनसे हुआ है. तो इसलिए हम ये भी कहेंगे कि ये जो पॉलीगोर्डियस है, इट इज़ नॉट ओनली लिविंग फॉसिल, इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक. It is a connecting link between Annelida and mollusca. तो ये पॉलीगोर्डियस से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक तो लिविंग फॉसिल, पॉलीगोर्डियस इज ए लिविंग फॉसिल एंड नॉट ओनली इट इज़ ए लिविंग फॉसिल बट इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का ऑल्सो. तो दैट्स इट बच्चों. बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, थोड़े से एग्जाम्पल एनिलिडा के मैंने आपको दिए हैं. एक तरफ पॉलीकीटा के जो मेंबर्स हैं उसमें नेरीज़ है. नेरीज़ की खास बात आप ध्यान रखना कि ये एक तो यूनिसेक्सुअल होती है, मेल फीमेल इसमें सेपरेट है, और दूसरा इनमें जो है पैरापोडिया होते हैं स्विमिंग के लिए. वैसे पैरापोडिया एफ्रोडाइट, एरेनिकोला, कीटोप्टेरस इनमें सब में होते हैं. ये एक्वेटिक फॉर्म से समुद्र में रहते हैं. और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है ओलिगोकीटा, इसमें सारे अर्थवर्म्स आते हैं. और एक ही अर्थवर्म का नाम मैंने आपको बताया है, फेरेटिमा पोस्थुमा. इंडियन अर्थवर्म है ये. हिरोडीनिया में सारी लीचेज आती है. लीचेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि जितनी भी लीचेज होती है उनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स होते हैं, 33 सेगमेंट्स होते हैं. और उनकी जो सिलोम है उस सिलोम में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू भरा रहता है. तो उस टिश्यू को हम बॉट्रियोइडल टिश्यू कहते हैं. देयर बिलीव टू बी टू फंक्शंस ऑफ बॉट्रियोइडल टिश्यू, या तो स्टोरेज एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू की तरह काम करता है ये, और इट हैज़ ऑल्सो गॉट सम एक्सक्रीटरी फंक्शंस. लीचेज में हमें एक्सेप्शनली ध्यान रखना है कि दे हैव ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और उनमें एक तरह की कैविटी है. उनकी जो सिलोम है वो मॉडिफाई हो जाती है हीमोसिलोमिक कैविटी में. और दूसरा ये कि दे हैव एन एंटीकोएगुलेंट विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वाइल सकिंग. तो उस एंटीकोएगुलेंट को क्या नाम से जानते हैं हम? हिरुडीन नाम से हम उसे जानते हैं. और एंटीकोएगुलेंट कहते किसको है बच्चों? कि कोई भी वो केमिकल जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है उसे हम एंटीकोएगुलेंट कहते हैं. ये तीन तो मैंने आपको नेचुरल एंटीकोएगुलेंट बताया. इसके अलावा देखो एक और होता है बच्चों, EDTA. एक और नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA. ये सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट है. वो नेचुरल थे और ये सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट है. ठीक है बच्चों. और एंटीकोएगुलेंट के बारे में हम और बात करेंगे जब मैं आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा, उस समय हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे. मॉस्किटोस भी जब आपको बाइट करता है, फीमेल मॉस्किटो जब खून पीने आ जाती है हमारा, तो वो भी अपनी सलाइवा में एक एंटीकोएगुलेंट रिलीज़ करती है, उसका नाम एनोफिलिन है. ह्यूमंस के ब्लड में भी एक एंटीकोएगुलेंट होता है ताकि अननेसेसरी हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो जाए. कई बार BP बहुत लो हो जाने के बाद जो हमारी फाइन कैपिलरीज होती है उनमें पॉसिबल है कि ब्लड का फ्लो काफ़ी स्लो हो जाता है. तो ऐसे में फिर वहाँ ब्लड के क्लॉट होने की टेंडेंसी होती है. पर इस हिपेरिन की वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है. कौन प्रोड्यूस करता है हिपेरिन? तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो मास्ट सेल्स होती है, यहाँ मैंने ये लिखा है देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल्स है. अच्छा मैंने सही नहीं लिखा है तो हम इसको सही कर देते हैं. मास्ट सेल्स हैं ये ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनसे ये हिपेरिन बनता है और फिर वो ब्लड में आ जाता है. और हिपेरिन में आपको ये भी बता दूं कि इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट. केमिकली इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरोपॉलीसैकेराइड जस्ट लाइक अभी नहीं, मैं काइटिन से कंफ्यूज हूँ. काइटिन को मैंने बताया था आपको, होमोपॉलीसैकेराइड है वो, और ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जो है हिपेरिन. इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ बता दिए हैं, एक हिरुडिनेरिया बता दिया और एक हिरुडो मेडिसिनलिस बता दिया. देन
ये एक लास्ट एग्जांपल पॉलीगोर्डियस है जो आर्की एनिलिडा से बिलोंग करता है। पॉलीगोर्डियस ये लिविंग फॉसिल भी है। मैंने डेफिनेशन बता दी आपको लिविंग फॉसिल्स के, ऐसे एनिमल्स जो अपने इवोल्यूशन के बाद तब से लेकर आज तक हज़ारों सालों से, लाखों सालों से उनमें कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आए हैं, और उनकी जितनी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं या तो वो एक्सटिंक्ट हो गई हों या फिर वो इवोल्व होकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ हो। पॉलीगोर्डियस जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास। एंड इट इज़ ऑल्सो ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का बिकॉज इट हैज़ गॉट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिमिलर टू मोलस्का। दैट्स इट बच्चों, इसी के साथ हमारा एनिलिडा जो है हम इसको ख़त्म करते हैं, और अब हम नया लेक्चर शुरू करेंगे। नया जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में होगा। चलो बच्चों, थैंक यू। अभी इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। बच्चों, अभी जस्ट मुझे थोड़ा ध्यान आया कि जब हम इस हिपेरिन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि हिपेरिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिपेरिन पॉलीसैकेराइड है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। बट जस्ट मुझे अभी ध्यान आया कि कल हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने वहाँ पर काइटिन को मैंने हेटेरोपॉलीसैकेराइड लिख लिया है। आप ये देखिए, हमने जब सीटें पढ़ाए थे और आपको बताया था कि जो सीटें हैं वो काइटिन के बने होते हैं, और यहाँ देखो एक बड़ी मिस्टेक कर रखी है मैंने कि जो काइटिन है उसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड बना लिखा हुआ है मैंने। ये बच्चों आपको करेक्ट करना पड़ेगा। काइटिन इज़ नॉट ए हेटेरो, काइटिन इज़ ए होमोपॉलीसैकेराइड। तो आप इसको ये करेक्शन कर दें। अब ये होमोपॉली क्या होते हैं और हेटेरो क्या होते हैं, ये तो मैं जब आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा उस समय एक्सप्लेन करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। पर क्योंकि एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से ही बना हुआ है, तो इट इज़ नॉट ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड, इट इज़ होमोपॉलीसैकेराइड। तो ये करेक्शन आप बच्चों अपने नोट्स में भी कर लेना, मैंने तो यहाँ कर ही लिया है। थैंक यू। वेलकम बैक बच्चों। और अब हमारा ये अगला लेक्चर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है। एनिलिडा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो आर्थ्रोपोडा है, और एनिमल किंगडम का ये लार्जेस्ट फाइलम है। एंड देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज़, मोस्ट डाइवर्स जो है फाइलम है ये। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किसी दूसरे फाइलम में नहीं है। और बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम भी है, एनिमल्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो ऐसे में मेरा ये थोड़ा मानना है कि हम ऐसा करते हैं कि पहले कॉकरोच के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉकरोच एज सच हमें पढ़ना ही है, हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो एक बार अगर हम कॉकरोच पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है और उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको सीखने में, समझने में, याद रखने में किसी तरह की कोई समस्या हमें नहीं आएगी। और यही कारण है कि बच्चों में एक बार जो है पहले कॉकरोच पढ़ेंगे, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हमारे लिए हो सकता है, इजीली अवेलेबल है घरों में और मोस्ट स्टडीड है। तो हम इसको कॉकरोच को पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसके जो जनरल फीचर्स आर्थ्रोपोडा के हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ कॉकरोच बच्चों। और आप देखिए कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कॉकरोच के साइंटिफिक नेम से। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना इसका नाम है बच्चों। पेरी प्लेनेटा इसलिए पढ़ा कि पेरी मतलब पूरी, पेरीफेरी जो हमारा ग्लोब है उसकी पेरी, प्लेनेट, प्लेनेट मतलब हमारा ये जो ग्रह है पृथ्वी जो है हमारी, पूरी पृथ्वी पर ये सभी जगह पाया जाता है। और अमेरिकाना इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका जो नेटिव ओरिजिन जो है वो अमेरिका में हुआ है, इसलिए इसे नाम दिया गया है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। पढ़ेंगे हम आर्थ्रोपोडा के बारे में, बाद में डिस्कस करेंगे। और आर्थ्रोपोडा की जो क्लास है ये सबसे बड़ी क्लास है बच्चों एनिमल किंगडम थ्रू आउट द। आर्थ्रोपोडा की तो सबसे बड़ी क्लास है ही है, ओवरऑल एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास जो है वो क्लास इंसेक्टा ही है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो अकेले इसी क्लास में है, इंसेक्ट्स में। कॉकरोचेस जैसा कि हमने घरों में देखा है कि हमारे वो जो है ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन ये बच्चों जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, साउथ अमेरिका और इस तरह के जो दूसरे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, तो कई बार ये येलो कलर के भी कॉकरोचेस हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं। पर हमारा जो ये पेरी प्लेनेटा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका कलर ब्राउन और ब्लैक होता है। और तरह तरह के कॉकरोचेस होते हैं जिनकी साइजेस जो हैं वो वेरी करती है, 1.1/4 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक हो सकते हैं। पर जो पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है
इसका साइज़ 34 से 53 mm रहेगा। हैबिट एंड हैबिटेट, तो बच्चों इसमें मैं बता दूं कि कॉकरोचेस जो हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब जो रात को बाहर आते हैं, और नाइट ड्वेलर्स होते हैं, रात को ही घूमते हैं, ब्राइटनेस में दिन में ये नहीं घूमते हैं। तो नॉक्टर्नल आपको ध्यान रखना है, जो नाइट ड्वेलर्स होते हैं, जो रात को बाहर निकलते हैं, उनको हम नाइट ड्वेलर्स कहते हैं, और सॉरी नॉक्टर्नल कहते हैं। और जो दिन में होते हैं उनको डायूर्नल कहते हैं हम, है ना। एनिमल्स जो दिन में बाहर निकलते हैं उन्हें हम डायूर्नल कहते हैं, जो दिन में बाहर निकलते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो न तो रात में बाहर निकलते हैं न दिन में बाहर निकलते हैं, वो सुबह या शाम को बाहर निकलते हैं ना, डस्क और डॉन जिसको हम कहते हैं, उसमें बाहर निकलते हैं। तो उनके लिए फिर हमारे पास एक और वर्ड है, क्रीपस्कुलर कहते हैं हम उनको। तो 3 तरह के एनिमल्स हो गए, जो पूरी रात को अंधेरे में ही बाहर रहते हैं नॉक्टर्नल, जो दिन में बाहर निकलते हैं ऐसे एनिमल्स को हम डायूर्नल कहते हैं, और एक और है क्रीपस्कुलर। क्रीपस्कुलर जो डस्क, ये डे टाइम में बाहर निकलेंगे, है ना, और जो क्रीपस्कुलर होंगे वो डस्क और जो डॉन जो होगा उसमें ये इस तरह से बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा जो हमारा कॉकरोच है ये ओमनीवोरस है ना, ये सब कुछ खा लेता है, वेज नॉन वेज एवरीथिंग, लेदर, पेपर, मीट, वेजिटेबल, सड़ी गली रोटियां, कुछ भी जो भी इसको मिलेगा सब कुछ ये खा सकता है, जो भी कुछ इसको खाने को मिल जाए। तो जो सब कुछ ही खा लेते हैं उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। अब आते हैं हम कॉकरोच की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर बच्चों। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि सारे आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो दे हैव गॉट ए सेगमेंटेड बॉडी। मैंने आपको बताया सेगमेंटेशन 3 जगह होता है, एनिलिडा में है, आर्थ्रोपोडा में है और कॉर्डेटा में है। तो कॉकरोच की पूरी जो बॉडी है वो भी सेगमेंटेड है और 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो देखिए एक ये आगे ही आगे हमें यहाँ पर इसका हेड दिखाई दे रहा है। ये जो पार्ट है इसका हेड वाला पार्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमने हेड। इसके अलावा इसमें एक थोरेक्स पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका थोरेक्स है। दिस पार्ट इज थोरेक्स। मेरे पास एक दूसरा डायग्राम और है, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा अभी। ये थोरेक्स हो जाएगा। और उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है, इतना ये जो पोर्शन है इसका, ये इसका एब्डोमन हो गया। तो जो कॉकरोच की बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हेड, दूसरा थोरेक्स और तीसरा एब्डोमन। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड रहती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हेड है उसमें एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो वहाँ पे बेसिकली 6 सेगमेंट्स होते हैं, है ना, 6 सेगमेंट्स होते हैं। पर एडल्ट में जो है वो सभी फ्यूज़ हो जाते हैं, और ऑल 6 गेट फ्यूज, ये ध्यान रखना है, फ्यूज्ड टू बिकम अ सिंगल हेड कैप्सूल। तो यूँ अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितने सेगमेंट्स होंगे हेड रीजन में, तो 6 होते हैं। लेकिन एडल्ट में हेड में एक ही सेगमेंट है, टोटल हेड सिंगल एक कैप्सूल की तरह होता है, तो उसे हम हेड कैप्सूल कहते हैं। और जो थोरेक्स होते हैं बच्चों, थोरेक्स इसका जो है उसमें 3 सेगमेंट है, और जो एब्डोमन है उसमें 10 सेगमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है, इसकी सेगमेंटेड बॉडी है। मेरे पास एक डायग्राम और है, चलो ये रहा, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये, इसको फिर हम हटा देंगे। ये देखो इसका आगे आगे वाला जो पार्ट है ये हेड हो जाएगा। उसके बाद ये इतना जो इसका पार्ट है ये इसका थोरेक्स है, और फिर ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये एब्डोमन है। और नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होते हैं बच्चों? हेड में एक क्यों बोला? क्योंकि फ्यूज होके सिंगल हो गए। थोरेक्स में 3 है, और एब्डोमन में इसमें टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं। हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ से उठा लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ वापस। और चलते हैं ऊपर, हमारे पास यहाँ जगह है, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा आपको फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझना आप। चलिए
तो ये तो हो गया हमारा हेड, छोटा सा दिखाई दे रहा है। छोटा क्यों दिखाई दे रहा है मैं अभी रीज़न बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब हम इसका जो थोरेक्स है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 सेगमेंट है। तो ये जो सबसे आगे ये बड़ा सा जो हमको सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो आगे वाला है, इसको हम प्रोथोरेक्स कहते हैं। प्रोथोरेक्स 3 सेगमेंट है ना, तो 3 सेगमेंट में जो पहला सेगमेंट होगा उसको प्रोथोरेक्स कहेंगे। फिर ये जो दूसरा सेगमेंट होगा इसको हम मीजोथोरेक्स कहेंगे, मीजोथोरेक्स। और जो तीसरा सेगमेंट होगा उसे हम मेटाथोरेक्स कहेंगे। तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, और तीनों मिलके बन गया हमारा थोरेक्स। ओके बच्चों। और उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो रीजन है ये इसका एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट बताए मैंने? एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हेड के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक चीज़ पहले आप समझ लो कि इसका जो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है, वहाँ पे इनकी लेग्स होती है बच्चों। तो इस तरह से इनके पास जितने भी इंसेक्टा के मेंबर होते हैं उनकी एक खासियत है कि दे हैव गॉट ओनली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। दे हैव गॉट 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो 3 यहाँ हो जाएगी और 3 इधर भी हो जाएगी। अब इधर वाली मैं अभी बनाऊंगा नहीं, आप जस्ट समझ लीजिए कि उधर भी उसके 3 टांगें होगी। तो यहाँ अपन लिख देते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ठीक है, और लेग्स सिर्फ और सिर्फ थोरेक्स रीजन में है। 3 पेयर हैं। 1 पेयर ऑफ लेग इज प्रेजेंट इन ईच थोरेसिक सेगमेंट। आई रिपीट, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं बेटा। तो थोरेक्स में हमारे पास 3 सेगमेंट है, तो 1 पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन ईच थोरेसिक सेगमेंट। करेक्ट। एक प्रोथोरेक्स में हो जाएगा, एक मीजोथोरेक्स में हो जाएगा और एक मेटाथोरेक्स में हो जाएगा। देन कम टू देयर विंग्स। तो क्योंकि हमको कॉकरोच के ऊपर कई सारे कई सारे क्या, हमें कुछ उस पर विंग्स भी दिखाई देते हैं। तो ध्यान देना कि प्रोथोरेक्स पर कोई विंग नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जो मीजोथोरेक्स है यहाँ पर विंग्स लगे हुए हैं, मीजोथोरेक्स पर विंग्स लगे हुए होते हैं और मेटाथोरेक्स पर भी विंग्स लगे होते हैं। तो पहले मैं बना रहा हूँ मेटाथोरेक्स वाला विंग्स। ये देखो, ये इस तरह का जो है एक विंग यहाँ लगा रहेगा। हाँ, सही नहीं बना, हटा दो इसको। ये एक विंग यहाँ होगा और ऐसा ही एक विंग यहाँ पे भी हो जाएगा, इस तरफ यहाँ पे भी लगा हुआ होगा इस तरह से। और एक विंग जो होगा बच्चों वो यहाँ होगा मीजोथोरेक्स पर। तो होता क्या है बच्चों कि हमारे पास विंग्स के 2 पेयर्स हैं। ये एक पेयर विंग का ये हो गया, और एक ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसको इस तरह से बना रहा हूँ, देखो। तो ये एक और विंग हो गया। ठीक है, तो जो सेकंड वाले सेगमेंट में यानी मीजोथोरेक्स में है, इन्हें हम 4 विंग्स कहते हैं। इन्हें हम 4 विंग्स कहते हैं। और ये वाला जो है इसको हम हाइंड विंग्स कहते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है और ये हमारा सेकंड पेयर है विंग्स का। करेक्ट बच्चों। तो ये जो एनिमल है ये क्या करता है, उड़ते समय सिर्फ हाइंड विंग्स को यूज़ करता है, सेकंड पेयर वाले जो हैं। तो और जब ये कहीं रेस्टिंग कंडीशन में बैठा रहेगा, तो मैं देखो आपको बता दूं कि मैं राइट साइड में बता देता हूँ, इधर हटा के इस वाले विंग को मैं एक बार हटा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने हटा दिया। और ध्यान से सुनिए आप कि जब ये एनिमल रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो अपने इस हाइंड विंग को यूँ इस तरह से फोल्ड करके रख लेगा, हाइंड विंग को। और जो 4 विंग होगा यानी कौन से सेगमेंट वाला, मीजोथोरेक्स वाला, वो इसको ऐसे कवर करेगा, ऊपर से कवर कर लेगा। तो बेसिकली जो 4 विंग्स हैं दे आर सिंपली कवरिंग से, दे आर कवरिंग विंग्स कहते हैं इनको। और ये थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े थिक होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, ओपेक होते हैं और लेदरी होते हैं, ये है ना। मैं इनके बारे में लिख देता हूँ कि ये ओपेक होते हैं और ये लेदरी होते हैं। क्या ये उड़ने में काम आते हैं? तो बच्चों ये उड़ने में काम नहीं आते हैं। और इनको जो 4 विंग्स है इनको हम टेगमीना भी कहते हैं, इनको हम टेगमीना भी कहते हैं या एलिट्रा भी कहते हैं।
फोर विंग्स को के दो और नाम है, टेगमिना और एलिट्रा। और ये कवरिंग विंग्स है, ये उड़ने के काम नहीं आते हैं बच्चों। ये रेस्टिंग कंडीशन में जब एनिमल बैठा रहता है तो हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कवर करके रखते हैं। और जैसे इसको उड़ना होगा तो ये अपने इन फोर विंग्स को इस तरफ साइड में ले लेगा, ऐसे इस तरफ ले लेगा। और उसके बाद ये जो हाइंड विंग्स हैं, इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। हाइंड विंग्स जो होते हैं ये थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन जैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, एंड दे आर यूज्ड इन फ्लाइट। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉकरोच के कौन से पेयर विंग्स के जो हैं वो उड़ने में काम में आते हैं। तो जो हाइंड विंग्स होते हैं वही सिर्फ उड़ने में काम में आते हैं। फोर विंग्स जो हैं वो उड़ने के काम में नहीं आते, वो रेस्टिंग स्टेज में हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं बच्चों। क्लियर। तो जैसे हम इस डायग्राम पे आते हैं वापस, तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे इसको देखिए आप, ये टेगमिना मैंने जो लिखा हुआ है, तो ये टेगमिना बेसिकली कौन सा हो गया, ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया विंग का। और ये दूसरा जो है हमारे पास, ये देखिए आप, इसका हाइंड विंग है। तो इस डायग्राम में इस तरफ आपको हाइंड विंग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेस्टिंग कंडीशन वाला बन गया है। तो इसमें जो हाइंड विंग्स होंगे वो इस फोर विंग के नीचे की तरफ छुपे हुए हैं। करेक्ट बच्चों। एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोथोरिक्स। ये देखो, ये डायग्राम में यहाँ देखो, इस जगह पर देखो आप, ये बिल्कुल गलत डायग्राम बना रखा है। इसमें विंग्स को कहाँ अटैच कर रखा है, डायग्राम में भले ही ये अटैच कर रखा है प्रोथोरेक्स के साथ है, क्योंकि ये हमारा प्रोथोरेक्स है, उसके बाद ये हमारा मीजोथोरेक्स है, और ये हमारा मेटाथोरेक्स है ना। तो विंग्स इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि एक तो प्रोथोरेक्स से जुड़ा हुआ है और ये दूसरा जो है वो मेटाथोरेक्स से जुड़ा हुआ है। तो पर आपको ध्यान रखना है, ये तो सही है मेटाथोरेक्स से जुड़ा हुआ, लेकिन जिसको प्रोथोरेक्स से अटैच करके बताया हुआ है ये प्रोथोरेक्स में नहीं होता है, ये यहाँ इस जगह जुड़ा होता है। तो इसलिए मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में आपको क्लियर करके बता दिया कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होंगे वो मेटाथोरेक्स में होंगे। हाँ, लेग्स जो होगी वो एक प्रोथोरेक्स में होगा, लेग्स का पेयर एक मीजोथोरेक्स में होगा और एक मेटाथोरेक्स में होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं अब हम। और ये देखिए हमने यहाँ लिख लिया कि बॉडी सेगमेंटेड, इसमें एक हेड हो जाएगा, एक थोरेक्स हो जाएगा और एक एब्डोमेन हो जाएगा। चलें आगे। इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हेड है उसके ऊपर देखिए ये एंटीने लगे रहते हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। हेड पर एंटीने लगे रहते हैं। एंटीने के अलावा देखो ये यहाँ पे हमें ये कंपाउंड आइज भी दिखाई दे रही है। इसकी आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड आइज होती है ना। ये ऐसी कंपाउंड आर्थ्रोपोडा के अलावा और कहीं नहीं होती है। और प्रोथोरेक्स को देखो यहाँ इन्होंने प्रोनोटम नाम भी दिया हुआ है, तो प्रोनोटम से हमको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोनोटम मतलब प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स को मीजोनोटम बोल सकते हैं, और जो हमारा मेटाथोरेक्स होगा उसको हम मेटानोटम भी बोल सकते हैं। प्रोनोटम, मीजोनोटम और मेटानोटम ये बोला जा सकता है। तो देखो ये यहाँ पे एक मीजोथोरेक्स हो गया, ये वाला पार्ट। और लेग्स देखो, प्रोथोरेक ये सबसे आगे वाली लेग प्रोथोरेसिक लेग हो जाएगी, और ये मेटाथोरेक्स यहाँ बना ही रखा है इन्होंने, देखो ये मेटाथोरेक्स बना दिया है। ये फिर मीजोथोरेसिक लेग हो गई और मेटाथोरेसिक लेग हो गई। तो लेग्स जो होगी वो तो एक पेयर प्रोथोरेक्स में हो जाएगा, एक मीजोथोरेक्स में हो जाएगा और एक मेटाथोरेक्स में हो जाएगा। पीछे ये एब्डोमेन है, ये हाइंड विंग्स है, और ये एनल सर्कई के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। तो चलिए ये डायग्राम हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं सब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका डिस्कस करते हैं, इनके स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखिए बच्चों, जो आर्थ्रोपोडा है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव अ काइटिनस exoskeleton. All arthropods have a chitinous exoskeleton, है ना। काइटिन के बारे में अभी हमने बात कर ही ली थी थोड़ी देर पहले, मैंने करेक्शन भी करवाया था आपको कि इट इज़ ए होमोपॉलीसैकेराइड, इट इज़ ए होमोपॉलीसैकेराइड, है ना। बेसिकली एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है, होमोपॉलीसैकेराइड। और कहाँ का है,
तो हमने देख लिया कि जो एनिलिडा में सीटें हैं वो काइटिन के बने होते हैं और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन की बनी होती है। ये किसका पॉलीमर है बच्चों? तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर है। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर है। पढ़ेंगे बाद में, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। परेशान ना हो आप बिल्कुल, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बड़ी आसान हो जाएगी आपको जब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह को, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो काइटिन है ये एक इस तरह का मटेरियल है कि अगर ये बॉडी को कवर करेगा तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो बॉडी होगी वो बिल्कुल रिजिड हो जाएगी, कैप्सूल की तरह हार्ड हो जाएगी। तो आपको ध्यान से देना है कि ध्यान से समझना है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इनके एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इनका जो बॉडी की आउटर सरफेस है उसके ऊपर काइटिन की एक थिक लेयर होती है जो थोड़ी हार्ड होती है। करेक्ट बच्चों, हार्ड होती है, रिजिड होती है, तो पूरी बॉडी को वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होने का सबसे बड़ा नुकसान ही होता है बच्चों कि बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कि अगर आपको किसी एक लोहे के कैप्सूल के अंदर एक ऐसा शर्ट पहना दूं जो बिल्कुल लोहे से ढला हुआ है, तो आपको मैंने पहना तो दिया एक ऐसा कवच जैसा, लेकिन अगर उसमें जॉइंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी की ऐसी प्रॉब्लम कॉकरोच के साथ भी आएगी। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास राइट में जो डायग्राम ए है इस पर ध्यान दें, आप इस डायग्राम को देखें और देखो इसमें आपको ये है ना, ये इस तरह की काइटिन की प्लेट्स दिखाई दे रही है। तो ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इन प्लेट्स को स्क्लेराइड्स कहते हैं। इन प्लेट्स को, काइटिन की जो प्लेटें होती हैं उनको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 4 तरह की स्क्लेराइड्स होगी। उसके लिए अपन क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ ये एनिमल है और इस एनिमल को मैं यहाँ से एक सेक्शन काट लेता हूँ। ठीक है, ऐसे सेक्शन काटा है और पीछे का हिस्सा फेंक दिया है और जो व्यू बनेगा ना बच्चों वो इधर से बनेगा, इधर से। तो देखो अगर मैं इस जगह से काटता हूँ तो हमें पता चलेगा कि इस एनिमल की बॉडी में आप देखिए कि काइटिन की एक प्लेट यहाँ होगी, काइटिन की एक प्लेट इस तरह से होगी, काइटिन की एक प्लेट ऐसी होगी, काइटिन की एक प्लेट ऐसी होगी और एक प्लेट ऐसी होगी। तो वास्तव में जब मैं यहाँ से सेक्शन काटता हूँ, इस चपटा होता है कॉकरोच हमारा, और अगर मैं उसका सेक्शन काट के इधर से फिर मेरा व्यू रहेगा तो मुझे पता चलेगा कि किसी एक सेगमेंट में भी, आई रिपीट, किसी एक सेगमेंट में भी काइटिन की 4 प्लेट्स होगी और इन काइटिन की प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो जो डोर्सल स्क्लेराइट होती है, जो ऊपर वाली होती है, इसको हम टर्गाइट कहेंगे, टर्गाइट। और ये जो नीचे वाली वेंट्रल साइड में इधर इधर ये जो प्लेट्स दिखाई दे रही है आपको बच्चों, ये जो प्लेट्स हैं इनको हम स्टर्नाइट्स कहते हैं, स्टर्नाइट्स कहते हैं। और ये वाली जो है इधर वाली को हम प्लूराइट्स कहते हैं, इधर और इधर वाली को हम प्लूराइट्स कहते हैं। करेक्ट? वेल, सुनिए आप मेरी बात को ध्यान से। अगर हम इसकी बॉडी वॉल की बात करें, ये हमारा कॉकरोच है यहाँ पे, तो हम इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो इसकी बॉडी वॉल में बच्चों सिस्टम क्या है उसको ध्यान से समझें कि जैसे ये तो काइटिन की एक मोटी सी लेयर है बच्चों। करेक्ट? तो ये तो काइटिन की एक मोटी सी लेयर हो गई, ये हो गई हमारी काइटिन की लेयर। ठीक बच्चों? और इसके ठीक नीचे इनकी स्किन होगी बच्चों, यानी कि एपिडर्मिस होगी। जैसा कि अभी हमने प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी पढ़ा, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अलावा हमने एस्केल्मिन्थेस में भी पढ़ा कि वहाँ पर क्यूटिकल होती है। तो ये काइटिन भी एक तरह की क्यूटिकल है। और आप देखिए कि यहाँ इनके ठीक नीचे की तरफ, इनके ठीक नीचे की तरफ कंटिन्यूस सेल्स की एक लेयर है और सेल्स की इस लेयर को एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसको हम
एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस कहते हैं, हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। और ध्यान से सुनना आप बच्चों कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सॉरी, इसको थोड़ा सा हमको वो करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा ये गैप बढ़ा रहा हूँ क्योंकि दो फ्लोराइड के बीच में जो गैप है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। ये देखिए आप, तो ये काइटिन की हमारे पास 4 प्लेट्स तो हो गई। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में भी हमारे पास काइटिन की लेयर तो होगी, पर काइटिन की ये जो लेयर होगी ये काफ़ी थिन लेयर होगी। ये देखो इतनी सी होगी, इतनी सी होगी ये यहाँ पे, यानी कि एपिडर्मिस एक्सपोज्ड तो नहीं होती है, इट इज़ कवर्ड बाय क्यूटिकल एट ऑल प्लेसेस। लेकिन होता क्या है बच्चों कि इस वाले हिस्से में तो हमारे पास ये जो क्यूटिकल है ये बहुत मोटी है, ये जो काइटिन है बहुत मोटी है, तो इतने इतने पार्ट को हम टर्गाइट कहेंगे, इतने इतने पार्ट को हम प्लूरोन कहेंगे या प्लूराइड कहेंगे, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम स्टर्नाइट कहेंगे। नाउ व्हाट आई वांट टू से हियर कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है अब हमारा, ये जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, ये इतना इतना जो पोर्शन है बच्चों, इस पोर्शन को हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, करेक्ट। तो भाई इस हिस्से में और इस हिस्से में फ़र्क क्या है? इतना सा फ़र्क है, हाइपोडर्मिस दोनों जगह कॉमन है। इस वाले हिस्से में जो क्यूटिकल है यानी जो काइटिन की लेयर है वो बड़ी थिक है, और इस वाले हिस्से में ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये बड़ी थिन होती है। और क्योंकि ये बड़ी थिन होती है तो ऐसे में ये जो मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये बच्चों इस एनिमल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगी। अब ये जो सेगमेंट है हमारा, अब ये जो हमारा सेगमेंट है, अगर मैं कॉकरोच को यहाँ से और यहाँ से पकड़कर ऐसे दबाना चाहूँ तो क्या मैं इसको दबा सकता हूँ? क्या ये दबेगा? बिल्कुल दबेगा। क्यों दब जाएगा बच्चों? ये इसलिए दब जाएगा क्योंकि ये चारों जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ इस आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन? ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ऐसा कंटिन्यू क्यों नहीं था? ये सारा कंटिन्यू हो जाता। अब भाई अगर ये कंटिन्यू हो जाता ना तो ऐसे में ये एक सिंगल कैप्सूल बन जाता है ना, और फिर मैं इसको मान लो यहाँ से और यहाँ से ऐसे यूँ कंप्रेस करने की कोशिश करता तो ये कंप्रेस हो ही नहीं पाता। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सारी ख़त्म हो जाती, और उस फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म ना होने दें इसलिए एनिमल की बॉडी में यहाँ पर ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आया हुआ है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पे। तो अब आपने देख लिया कि ये जो कॉकरोच की बॉडी है यहाँ पे इसमें हर सेगमेंट में 4 काइटिन की प्लेटें हैं, और उन काइटिन की प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। जो डोर्सल साइड में होगी उनको टर्गाइट कहेंगे, जो वेंट्रल साइड में होगी उनको स्टर्नाइट कहेंगे, और जो साइड्स में होगी लेटरल साइड्स में उनको हम प्लूराइड्स कहेंगे। अब बच्चों एक बात और, अभी आपने देख लिया कि हमारे पास, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको एक तरफ रख लेते हैं। अब हमको इसकी अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको साइड में ही ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके। अब आप इस एनिमल पे आ जाओ यहाँ पे और इस डायग्राम को देखो। इस समय ये व्यू कहाँ से है? ये व्यू लेटरल साइड से है। तो आप देखिए कि ये जो है ये इसकी प्रोथोरेक्स, ये मीजोथोरेक्स, ये मेटाथोरेक्स, कितने हो गए? 1 2 3 सेगमेंट तो ये हो गए। उसके बाद एब्डोमेन में 10 बताए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 8वें और 9वें बहुत नैरो होते हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं ढंग से। ये हो गए। ये ऊपर सारी की सारी टर्गाइट्स है,
और ये जो नीचे की तरफ है ये सारे, ये इसके स्टर्नाइड्स हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में प्लूराइड्स नहीं दिखाई देंगे क्योंकि प्लूराइड्स इधर लेटरल साइड में है, तो हमने तो एनिमल का सेक्शन काट लिया है, तो ऐसे में हमको वो जो पोर्शन है वो अभी नहीं दिखाई देगा, इसलिए प्लूराइड्स इसमें आपको नहीं दिखाई देगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस थोड़े से पोर्शन को, इतने पोर्शन को जूम करते हैं बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक को थोड़ा जूम करें, तो जूम करने पर हमें क्या पता चलेगा, हम देखेंगे बच्चों कि ये मान लीजिए प्रोथोरेक्स है, थोड़ा सा और इसको हमको मोटा करना चाहिए, ये देखिए ये प्रोथोरेक्स है, उसके बाद ये मीजोथोरेक्स है और ये मेटाथोरेक्स, ये 3 सेगमेंट मैंने बना लिए। और इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये एक टर्गाइट हो गई, ये दूसरी टर्गाइट हो गई और ये तीसरी टर्गाइट हो गई। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये इसकी, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये इसकी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये देखो, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। समझ में आया? इनमें हम जानते हैं कि अंदर की तरफ जो काइटिन होगी, काइटिन के ठीक अंदर की तरफ अभी मैंने थोड़ी देर बताया आपको कि एपिडर्मिस होती है, तो ठीक है हम बना लेते हैं। देखो ये यहाँ पे इसकी एपिडर्मिस हो जाएगी, ये यहाँ पे इसकी एपिडर्मिस हो जाएगी। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगेन ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। और मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ बच्चों, अभी हमने देखा कि एक सेगमेंट की जो चारों स्टर्नाइट्स थी, ऊपर वाली टर्गाइट, नीचे वाली स्टर्नाइट और साइड वाली जो प्लूराइट थी, एक सेगमेंट की चारों स्क्लेराइट्स आपस में एक दूसरे के साथ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड थी। और अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दो एडजेसेंट सेगमेंट है, कि जैसे ये फर्स्ट सेगमेंट है और ये सेकंड, तो इनके दोनों के बीच की जो हमारी बीच की जो है जंक्शन है, वहाँ पर भी आपको ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन मिलेगी। तो नॉट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन नॉट ओनली कनेक्ट द ऑल द 4 स्क्लेराइड्स ऑफ ए सेगमेंट, but it also connect the adjacent tergites and adjacent sternites। जो इनके नेक्स्ट सेगमेंट्स होगी, उनकी जो टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहेगी। जैसे ऊपर की तरफ अब ये समझ में आ ही गया, तो नीचे की तरफ भी अगर हम देखेंगे तो नीचे भी यही सिनेरियो रहेगा कि एक टर्गाइट, सॉरी स्टर्नाइट, फिर ये दूसरी स्टर्नाइट, फिर तीसरी स्टर्नाइट, तो इन स्टर्नाइट के बीच में भी यहाँ पे ये इसी तरह से ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होगी, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो पतली सी मेम्ब्रेन है ये, यहाँ पर भी क्यूटिकल की एक लेयर होती है और वो जो लेयर होगी वो बड़ी थिन होती है। तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या रहेगा आपको मैं बता देता हूँ। ये हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इनका, वो प्लेट्स का बना होता है। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज made up of प्लेट्स, काइटिनस प्लेट्स, और उन प्लेट्स को स्क्लेराइट कहते हैं। जो डोर्सल साइड में होती है उनको टर्गाइट, जो वेंट्रल साइड में होती है नीचे की तरफ उनको स्टर्नाइट कहते हैं, और जो लेटरल साइड्स में होती है, लेटरल साइड्स में होती है उन्हें हम प्लूराइड्स कहते हैं। और फिर हमें ये ध्यान रखना है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, it articulate sclerites and provide flexibility। what you mean by articulate? articulate का मतलब इनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना। जोड़ने के लिए हमारे पास जो टेक्निकल टर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वो आर्टिकुलेट होगी। तो दो सेगमेंट की या एक ही सेगमेंट की जो चारों स्क्लेराइट्स है उनको आपस में कौन एक दूसरे के साथ जोड़ता है? तो बच्चों उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन करती है। तो इस तरह से मैंने ये कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन के बारे में बताया आपको। और बच्चों ध्यान रखना
कि सभी आर्थ्रोपोडा में काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के मेन दो ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं बच्चों, एक तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन और दूसरा पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये दो कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इनका। हर एक में ये काइटिन का एक्सोस्केलेटन मिलेगा और हर एक में पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे। तो पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। और अभी बस आज हम इतना ही करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अब इनके हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन की डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।